नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में मचे बवाल की, बीजेपी सरकार से जेडीयू के समर्थन वापसी के ऐलान की, जानेंगे नागालैंड में कैसे मजबूत हो रही है सरकार, महाराष्ट्र में शिंदे से क्यों नाराज हुए शिव सैनिक, बात करेंगे अमेरिका में 20,000 भारतीय कैसे फंसे मुश्किल में, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने कैबिनेट संग लगाई संगम में डुबकी, अखिलेश यादव ने किया पलटवार, बोले समाजवादी भी करते हैं गंगा स्नान लेकिन नहीं डालते फोटो। कोलकाता का आरजीकर मामला, निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी सीबीआई, सख्त सजा के लिए अपील दाखिल करेगी जांच एजेंसी। एआईएमआईएम नेता ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, 3 जजों की बेंच के पास जाएगा फैसला, हुसैन ने चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी जमानत। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 566 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 76,404 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 130 अंकों की बढ़त के साथ 23,155 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार एनडीए में बवाल मचा हुआ है। कहीं जीतन राम मांझी मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की इच्छा जता देते हैं, तो कहीं बीजेपी के नेता सीधे सीधे सीएम पद पर दावेदारी कर देते हैं। बिहार की सियासत में मचे इसी बवाल पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इसे लेकर सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। वहीं इस बीच एनडीए में भी खटपट की खबरें सामने आ रही हैं, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज्य में जारी सियासी घटनाक्रम से ये माना जा रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात करें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की, तो उन्होंने 20 सीटों की मांग की थी, जिसे लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कैबिनेट छोड़ने की धमकी तक दे दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। माना जा रहा है कि हाईकमान की ओर से दबाव के चलते उन्हें मजबूरन अपना बयान वापस लेना पड़ा। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने भी नीतीश कुमार के सीएम फेस न होने की चर्चा होने को हवा दे दी है। छपरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल की जुबान फिसल गई। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बता दिया, जिसके बाद इस चर्चा को हवा मिल गई है कि बीजेपी ने अपना सीएम फेस तय कर लिया है, और इसलिए चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे की तरह साइडलाइन करते हुए डिप्टी सीएम बनाकर छोड़ेगी। यानी देखा जाए तो बिहार चुनाव को लेकर हर दिन कोई न कोई घमासान छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और माना ये जा रहा है कि जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये घमासान भी बढ़ता जाएगा। अब देखना होगा कि इस बार बिहार चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी साबित होता है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश को डिप्टी सीएम बताया, तो जेडीयू ने भी सरकार से समर्थन वापस लेकर बीजेपी को झटका दे दिया। मणिपुर में बीजेपी के 6 विधायक हैं, और जेडीयू ने अचानक ही सरकार से समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को भेजकर सियासत में खलबली मचा दी। बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर में जारी हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति भी इस फैसले का एक कारण बताई जा रही है। मणिपुर की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 32 सीटें हैं, जो बहुमत से ज्यादा हैं। जेडीयू के 6 विधायक थे, जो अब भाजपा सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये फैसला लगभग 2 साल से अशांत मणिपुर में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नीतीश कुमार के इस कदम को बीजेपी पर सीट बंटवारे के लिए दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन रहता है या नहीं। माना जा रहा है कि मणिपुर की हिंसा का असर अब बिहार की राजनीति पर भी दिखने लगा है। क्या ये गठबंधन टूटेगा या फिर कोई नया समीकरण बनेगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी। देश की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। बता दें कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और एन बीरेन सिंह राज्य के सीएम हैं, जिन्हें हटाने की डिमांड पार्टी के अंदर से ही लंबे वक्त से हो रही है। जेडीयू के समर्थन वापसी की खबर से दिल्ली तक खलबली मच गई। दबाव में नीतीश कुमार को पार्टी का फैसला बदलना पड़ा। मणिपुर जेडीयू अध्यक्ष को भी हटा दिया गया, जिन्होंने समर्थन वापसी का पत्र लिखा था। लेकिन इससे एनडीए की फूट खुलकर सामने आ गई। असर दिल्ली में दिखना तय है, जहां बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली की सियासत में अब राहुल गांधी की एंट्री हो गई है, तो पंजाब पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार तीखी बयानबाजी हो रही है। एक दूसरे पर अपशब्दों की बारिश हो रही है।
इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने पंजाब की आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि पंजाब पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के प्रचार में किया जा रहा है। तो बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों से दिल्ली में चुनाव प्रचार कराया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पंजाबियों का अपमान कर रही है। दिल्ली को बनाने में पंजाबी समुदाय का सबसे बड़ा योगदान रहा है और बीजेपी को यह समुदाय चुनावों में सबक सिखाएगा। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधूड़ी और उनके भतीजे पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि विधूड़ी का भतीजा आप समर्थकों को धमका रहा है, जबकि रमेश विधूड़ी ने आतिशी के आरोपों को झूठा बताया है। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव के लिए दूसरी रैली की। राहुल गांधी अब दिल्ली में लगातार रैलियां और पदयात्रा करने वाले हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आप दोनों पर ही तीखे हमले किए हैं। राहुल ने दिल्ली की दशा के लिए आप और बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में इस बार बेहद कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल करती दिख रही है। राहुल गांधी की मेहनत का असर दिल्ली के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। कांग्रेस के लिए नागालैंड से राहत की बड़ी खबर आई जब एनपीपी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए रिपोर्ट। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी की नागालैंड इकाई के 15 सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसे एनपीपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष सुपोंग मेरेन ने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इन युवाओं का शामिल होना पार्टी के लिए एक अहम पल है। एनपीसीसी में शामिल होने वाले 15 सदस्यों में बिटोंग संगतम एनपीपी उपाध्यक्ष, एल हिकेतो शोहे महासचिव, बिपिन कुमार शॉ सचिव, अकितो चिशी महासचिव संगठन, खेकाई झीमो के मीडिया सचिव, इलिना शोहे एनपीपी महिला राज्य कार्यकारी सदस्य, टोली एस अचूमी पूर्व डीएमसी उम्मीदवार, हेतो अचूमी नेशनल पीपल्स यूथ फ्रंट के उपाध्यक्ष, जसेरू मेरू एनपीवाईएफ महासचिव संगठन, जस्टिस लोथा महासचिव प्रशासन, आकाहितो चिशी सचिव संगठन, कवितो स्वू सचिव प्रशासन, अमेंटो किबा सचिव, इम्ति मेरा निमचेन सदस्य, सारा झिमो सदस्य शामिल हैं। वहीं एनपीपी के उपाध्यक्ष बिटोंग संगतम ने साफ किया कि कांग्रेस में शामिल होने का उनका फैसला एनपीपी के प्रति दुश्मनी से नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की आकांक्षाओं से है। उन्होंने एनपीपी के ठहराव और उनकी मेहनत के बावजूद प्रगति में कमी पर निराशा व्यक्त की, जिसके कारण आखिरकार उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला लिया। कांग्रेस के दृष्टिकोण और सिद्धांतों में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए एनपीपी के महासचिव एल हिकेतो शोहे ने जोर देकर कहा कि नागालैंड को राजनीतिक परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि वो कांग्रेस को सार्थक परिवर्तन लाने के लिए एक मंच के तौर पर देखते हैं। उत्तर पूर्व में कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है तो एनडीए के सहयोगी कमजोर पड़ रहे हैं। नागालैंड में जहां एनडीए की सहयोगी एनपीपी कमजोर होती दिख रही है तो महाराष्ट्र में शिवसेना टूटती दिख रही है। पार्टी में अपनी ही सरकार को लेकर नाराजगी दिख रही है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तो अपनी पार्टी के चीफ एकनाथ शिंदे को ही घेर लिया। तो क्यों शिवसेना में दिख रही है नाराजगी? देखिए रिपोर्ट। महायुति में खींचतान की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं और अब शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। शिव सैनिकों ने शिंदे के घर का घेराव किया। दरअसल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने नासिक और रायगढ़ जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया था, जिसका शिंदे गुट की शिवसेना ने विरोध किया और कई जगहों पर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। ऐसे में सरकार ने फैसले पर स्टे लगा दिया। वहीं फडणवीस ने डिप्टी सीएम शिंदे के कई फैसलों को पलट दिया है, जिसकी वजह से शिव सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया है और अब सरकार से नाराज बताए जा रहे एकनाथ शिंदे के घर पर भी प्रदर्शन होने लगे हैं। शिवसेना नेता और रोजगार गारंटी मिनिस्टर भारत गोगावाले के समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के घर का घेराव किया। साथ ही समर्थकों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों की मांग है कि रायगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री गोगावाले को ही बनाया जाए। गार्जियन मिनिस्टर की लिस्ट जारी होने के बाद से ही शिव सैनिकों में गुस्सा है। गोगावाले चिंतित है और समर्थकों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिव सैनिकों का मानना है कि शिंदे अपनी मांगों को लेकर बीजेपी पर दबाव नहीं बना रहे हैं। यही वजह है कि अब शिव सैनिक शिंदे का ही विरोध कर रहे हैं। नासिक और रायगढ़ इन दोनों जिलों को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के सहयोगी उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को अपने सहयोगियों की चिंता भी नहीं दिख रही है, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। लेकिन किसानों के आगे जरूर बीजेपी सरकार घुटने टेकने को मजबूर हो गई है। किसान नेता डल्लेवाल ने आज आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र के प्रतिनिधिमंडल से डल्लेवाल बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। 14 फरवरी को बैठक होना तय हुआ है। उसे देखते हुए डल्लेवाल और अन्य ने चिकित्सा सहायता ली है और विरोध स्थल से 50 मीटर दूर अस्पताल में स्थानांतरित हो गए हैं।
जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सकारात्मक पहल हुई है। हमें ये भी बताया गया कि कुछ अन्य किसान नेताओं ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है और वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। सभी हितधारक कार्रवाई करने में सक्षम होंगे और राष्ट्रीय हित में जो भी मुद्दा होगा उसे हल करेंगे। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने की। मामले में अगली सुनवाई फरवरी महीने के अंत में होगी। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को ट्राली में बने तंबू से निकालकर बॉर्डर के पास जमीन पर बनाए गए टीन के तंबू में शिफ्ट किया गया। इस बदलाव का उद्देश्य डल्लेवाल को प्राकृतिक हवा और धूप की सुविधा देना है। बीते दिन डल्लेवाल ने अपना इलाज कराने से इनकार कर दिया और कहा कि वो ऐसा तभी करेंगे जब प्रशासन के अधिकारी किसानों से मिलने खनौरी बॉर्डर पर आएंगे। डल्लेवाल ने कहा कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, मोर्चा रोटी से नहीं अकाल पूरक की मेहर से जीतना है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। किसानों के आगे सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है तो अमेरिका की सत्ता संभालते डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। 20,000 भारतीयों की सांस मुश्किल में दिखाई दे रही है। कभी भी उनके खिलाफ ट्रंप बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालते ही अवैध प्रवासियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। इससे अमेरिका में रह रहे वो प्रवासी डर में हैं जिनके कागज यानी कि वीजा डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। इसे लेकर भारत में भी चिंता है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से तैयार डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिका में लगभग 18,000 भारतीय ऐसे हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ट्रंप प्रशासन ऐसे भारतीयों को वापस भारत भेज सकता है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि ICE के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 तक 20,407 लोग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका बगैर दस्तावेजों या अधूरे दस्तावेजों के बताता है और इन पर ही ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। इनको लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। इनमें से 2,467 भारतीय तो यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद हैं, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता है। यानी देखा जाए तो इस फैसले की गाज लगभग 20,000 भारतीयों पर गिर सकती है जिन्हें अमेरिकी प्रशासन पेपरलेस बता रहा है और इसलिए अमेरिका ने इन भारतीयों को डिपोर्टेशन लिस्ट में डाल दिया है। अगर ट्रंप प्रशासन अपने प्रवास की नीतियों पर इसी सख्ती के साथ अडिग रहता है तो इन भारतीयों का फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जो कहते हैं सो करते हैं कहने वाली पार्टी के नेता लोग कुछ करें ना करें, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि जब वो कहते हैं कि चुनाव में उनकी पार्टी सरकार बनाएगी तो वो बनाती है। हालांकि इसको कई लोग EVM का करिश्मा बताते हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली में क्या वहाँ की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है या डबल काम करने वालों की, ये तो देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।